वेलकम टू एग्जाम चरिसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। सीरियल ख़त्म कर दिया क्या? इधर उधर भी किया क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन प्राचीन भारत से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदगी है जिंदा है जिंदगी के नाके दम कर दे। इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहले सातवाहन वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। उसकी राजधानी हुआ प्रतिष्ठान। उसकी राजधानी कहाँ हुआ? प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है और वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और सातवाहनों के विषय में हम जानते हैं सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के जारी किए थे। कौन सा सिक्का? शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी कौन किया था? सातवाहन शासकों ने। ठीक ना, सबसे ज़्यादा। बात समझे? ये सारे बात पढ़े थे। और इसका पहले सबसे पहले जो भूमि दान दिया था, भूमि दान देने की प्रथा जो स्टार्ट किया था ब्राह्मणों को, वो सातवाहन शासकों ने। तो दो बात पढ़े हैं इसके विषय में। पहला, शीशे के सिक्के जारी किए। दूसरा, भूमि दान की प्रणाली स्टार्ट किया सबसे पहले सातवाहन शासकों ने। उसके बाद हम पढ़ते भाषा। इसकी भाषा प्राकृतिक है। भाषा क्या है? प्राकृतिक। लिपि है ब्राह्मणी। सातवाहन की भाषा प्राकृतिक, लिपि ब्राह्मणी। सातवाहन की भाषा प्राकृतिक, लिपि ब्राह्मणी। प्राकृतिक मतलब ऐसे सब नेचुरल जो हम लोग बोलचाल की भाषा है, हम लोग छेंचू सब जो बोलते हैं, यही हुआ। ठीक ना। इसका एक शासक था हाल। इसका एक शासक कौन था? हाल, जिसका पुस्तक था गाथा सप्तकर्णी। इसके पुस्तक का नाम क्या था? गाथा सप्तकर्णी। पूछे गाथा सप्तकर्णी किसका पुस्तक है? हाल का। किसका है? हाल। उसका लेखक हाल है, वो एक शासक था। ठीक ना, हाल क्या था? एक शासक। तो गाथा सप्तकर्णी किसका पुस्तक है? हाल का। गाथा सप्तकर्णी किसका पुस्तक है? गाथा सप्तकर्णी किसका पुस्तक है? इसके एक राज दरबार में एक कवि रहते थे, गुंडाय। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, गुंडाय किसके दरबार में रहते थे? सातवाहन वंश के। ठीक ना। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बृहत कथा का लेखक कौन है? गुंडाय। बृहत कथा का लेखक गुंडाय। बृहत कथा का लेखक गुंडाय। बृहत कथा का गाथा सप्तकर्णी हाल। गाथा सप्तकर्णी हाल। गाथा सप्तकर्णी हाल। गाथा सप्तकर्णी हाल। बृहत कथा गुंडाय। बृहत कथा गुंडाय। बृहत कथा गुंडाय देना पड़ेगा। बृहत कथा गुंडाय। अच्छा, तब तो बच जाएगा। बृहत कथा गुंडाय। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सातवाहन की ग्रामीण प्रशासन को कहते हैं गोमिक। सातवाहन की ग्रामीण प्रशासक को क्या कहते हैं? गोमिक। सातवाहन के ग्रामीण प्रशासक को क्या कहते हैं? गोमिक। सातवाहन की ग्रामीण प्रशासन को क्या कहते हैं? गोमिक। अब आते हैं हम आज कलचुरी वंश के विषय में। किस वंश के विषय में? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश कौन सा वंश? कलचुरी वंश। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। इसके शासक था कोक्कल। इसका संस्थापक था कोक्कल। हाँ, कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल। कलचुरी वंश का संस्थापक 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 कलचुरी वंश का संस्थापक। इसकी राजधानी होगा त्रिपुरी। राजधानी हो गया, राजधानी हो गया, राजधानी राजधानी कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल। कलचुरी वंश का संस्थापक कलचुरी वंश का संस्थापक कलचुरी वंश का संस्थापक। राजधानी। चलिए, एक यहाँ नाम है कविराज शेखर। कविराज शेखर बहुत प्रसिद्ध कवि है। पूछ देगा कविराज शेखर जो है ना किसके दरबार में थे? तो कलचुरी वंश के। कलचुरी वंश के। अगर शासक बोल दे तो कर्णदेव। शासक बोल दे तो कर्णदेव। ठीक ना। कविराज शेखर कलचुरी वंश के महान शासक कर्णदेव के दरबार में थे। किसके दरबार में? कर्णदेव के दरबार में। कौन? राजशेखर। कौन? राजशेखर। कौन? राजशेखर। ठीक ना। चलिए, और इसके एक शासक है गंगदेव। इसके और एक शासक है गंगदेव, जिन्होंने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य की उपाधि। गंगदेव इसका एक शासक था
गंगदेव जो कि कलचुरी वंश का है, जो कि विक्रमादित्य। आप लोग देखिएगा जब मंदिर का पढ़िएगा, मंदिर और उसका निर्माण करता उसमें आएगा आपका गंग फेस्ट, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा किस मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए इसे आगे है क्वेश्चन, इसीलिए छोड़ देते हैं इसको अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक क्वेश्चन बताते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आता है विदेशी यहाँ पर आक्रमण करता है। एक तो हम जान ही लिए हैं सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, ठीक ना 326 ईसा पूर्व। अभी जो इस काल में सातवाहन वंश इस सब के काल में फिर विदेशी आक्रमणकारी आएगा और 4 वंश का स्थापना करेगा। विदेशी आएगा 4 वंश का स्थापना करेगा। तो सबसे पहले यहाँ आता है हिंद यूनानी। कौन आता है? हिंद यूनानी। कौन आता है? हिंद यूनानी। उसके बाद आता है शक, हिंद यूनानी शक। उसके बाद आता है पल्लव, उसके बाद आता है कुषाण, ठीक। तो ये सीरीज सजाने के लिए कभी कभी पूछ देगा, निम्न भारत पे आक्रमण करने वाले निम्न शासकों के क्रम को सजाएं, ठीक ना। तो सबसे पहले कौन आया? हिंद यूनानी। सबसे पहले आया कौन? हिंद यूनानी। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? उसके बाद शक, उसके बाद शक, हिंद यूनानी शक, हिंद यूनानी शक। उसके बाद पल्लव, उसके बाद पल्लव। पहला हिंद यूनानी, फिर दूसरा, फिर कुषाण, ठीक। हिंद यूनानी शक, पल्लव, कुषाण। 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 चलिए एक भी कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल। राजधानी त्रिपुरी। और क्या कहते हैं, एक विद्वान था, कवि था, राजशेखर। किसके दरबार में? कर्णदेव के दरबार में। किसके दरबार में? कर्णदेव के दरबार में। बात समझे? आगे बढ़े। चलिए आज पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे थे प्रमुख विदेशी यात्री जो भारत आए, ठीक ना। हम इसके पहले पढ़ रहे थे मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का। इटली का। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का। हम आप लोगों को बताएं इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है, ठीक ना। और ये कब आया था? 1292 से 93 ईस्वी में आया था। और कहाँ आया था? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कहाँ आया था? पांड्य राज्य में आया था। बताए थे ना, पांड्य राज्य में। और पांड्य राज्य में किसके शासनकाल में? तो कुलशेखर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कुलशेखर के शासनकाल में। किसके बारे में बताएं? मार्को पोलो। इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। मार्को पोलो को बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार। आज हम पढ़ते इबन बतूता के बारे में। किसके बारे में? इबन बतूता के। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, इबन बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को। इबन बतूता कहाँ का था? मोरक्को। मोरक्को कहाँ का? मोरक्को। इबन बतूता कहाँ का निवासी? मोरक्को का। नहीं तो दक्षिण अफ्रीका याद रखेगा। ऐसे ऑप्शन में मोरक्को नहीं देगा तो क्या देगा? दक्षिण अफ्रीका देगा, ठीक ना। तो इबन बतूता कहाँ का निवासी? इबन बतूता कहाँ का? मोरक्को। मोरक्को याद रखेगा। इबन बतूता कहाँ का? इबन बतूता कहाँ का? कब आया था भारत? 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में। कब आया था? 1333 ईस्वी में। कब आया था? 1333। पहला को ध्यान से, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स होना। तुम लोग अपना एनर्जी को, हाँ हम बोलते हैं, ठीक ना, ताकि लंबा चलेगा। चलो हम बताएं, इबन बतूता, इबन बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। हम ज़्यादा होती करें, ठीक ना। हाँ तो मार्को पोलो कहाँ का? मोरक्को। हाँ सॉरी, इबन बतूता कहाँ का? मोरक्को का, ठीक ना। और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, पागल शासक, ठीक ना। कब? 1333, ठीक ना। कब? 1333। और जानते हो इसको क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर। काजी मतलब समझे, मुख्य न्यायाधीश, जज, जो फैसला करना। और 8 साल तक रहा था ये दिल्ली का काजी। कितने साल तक रहा था? 8 साल तक। और फिर क्या किया था वो पागल MBT, हाँ, जब इस पे आया घूस फूस लेने का मुकदमा है तो इसको जेलों में डाल दिया, ठीक ना। इसको जेलों में डाल दिया और उसके बाद फिर मुक्त भी, जेल से बाहर भी निकाल दिया, सज़ा से मुक्त भी कर दिया, ठीक ना, माफ़ कर दिया बाद में। कुछ दिन जेल डाला फिर अति कर दिया। ये 14 साल तक भारत में रहा था। कितने साल तक? 14। और ये पगलवा इसको क्या किया था MBT, इसको चीन अपना राजदूत बना के भेजा था।
अपना राजदूत बना कहाँ भेजा था? चीन भेजा था, ठीक ना। आया कब था? 1333 में। कहाँ का था? मोरक्को का था। किसके शासनकाल में था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। ऐसे क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसे क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक ना। कितना साल तक रहा था? 14 साल तक। कितना? ये नहीं पूछेगा, आप ऐसे जानकारी के लिए बता दिए, ठीक ना। और एक क्वेश्चन पूछता है, इब्न बतूता एक पुस्तक लिखता है, रहेला। एक क्वेश्चन खूबे पूछता है, इब्न बतूता एक पुस्तक लिखता है, कौन? रहेला। कौन है? रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। रहेला किसकी पुस्तक है? रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता। रहेला किसकी पुस्तक है? रहेला किसकी पुस्तक है? रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता के। इसके बारे में उसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन क्या है? किस व्यवस्था का? डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन क्या है, ठीक ना। डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन क्या है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन से संबंधित 4-8-5 क्वेश्चन हो गया एकदम बढ़िया से। चलिए अब आते हैं हम सुपड़ा साफ करते हैं आधुनिक भारत का। एक क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत से, एक टॉपिक, क्वेश्चन नहीं एक टॉपिक, ठीक ना। तो आज हम पढ़ते हैं गदर पार्टी के विषय में। कौन पार्टी? गदर पार्टी। कौन सा पार्टी? गदर पार्टी। हाँ, आप गदर मूवी यहाँ नहीं देख लीजिएगा, गदर 1 गदर, लेकिन मूवी देखना चाहिए। गदर मूवी सबको देखना चाहिए, गदर मूवी। हम गदर 2 नहीं देख पाए हैं अभी तक, लेकिन देखेंगे एक दिन, ठीक ना। तो गदर 2 अभी आईपीएल क्या था, देखिएगा। आ गया नहीं है? आ गया वो, कहिए से पोस्टर वोस्टर होता है कि नहीं, कहाँ नहीं है। अच्छा, ऐसा ही दिखा, पोस्टर दिखते रहता है। अच्छा चलिए, पता नहीं, हमको मालूम नहीं है। हाँ, तो गदर मूवी ने समझिएगा, गदर पार्टी समझिएगा। तो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में। अब किसने किया था? लाला हरदया। अब जो बताएंगे ना, हाँ, लाला हरदया और काशीराम। जानते हैं वो काशीराम का ही नाम लिखता है? काशीराम कोषाध्यक्ष था। काशीराम कोषाध्यक्ष था। अब जो बताएंगे ना आपके लिए नया होगा, गदर पार्टी के विषय में अब जो बताएंगे वो क्या होगा? नया। सबसे पहले गदर पार्टी, सुनो एक साथ 4 क्वेश्चन याद रखना है। गदर पार्टी 1913, लाला हरदया सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापना किया था, ठीक। गदर पार्टी 1913, लाला हरदया सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, ठीक। गदर पार्टी 1913, लाला हरदया सैन फ्रांसिस्को, ठीक। गदर पार्टी लाला हरदया 1913 सैन फ्रांसिस्को, ये हो गया। अब अगला पढ़िए। इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। ये आपके लिए स्पेशल या हो गया। ये जानती थी? नहीं, हाँ, ये नया, हमको पता है ना, कौन क्या जानेगा स्टूडेंट। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना, सोहन सिंह भखाना। तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना। 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 गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। लेकिन इसका बोल देगा प्रथम मंत्री, प्रथम मंत्री तो लाला हरदया, प्रथम मंत्री लाला हरदया, प्रथम मंत्री लाला हरदया। अध्यक्ष बोलेगा तो सोहन सिंह भखाना, अध्यक्ष बोलेगा तो सोहन सिंह भखाना। संस्थापक बोलेगा तो लाला हरदया। अब प्रथम मंत्री बोलेगा तो लाला हरदया। अब कोषा अध्यक्ष बोलेगा तो काशीराम, 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 ठीक ना। कोषा अध्यक्ष बोलेगा तो काशीराम, ठीक ना। कोषा अध्यक्ष बोलेगा तो काशीराम, कोषा अध्यक्ष बोलेगा तो काशीराम। काशीराम कौन है बताएं? बताएं काशीराम कौन है? हाँ, एक बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका अभी जिसका जो अभी सर्वसभा है मायावती। उस पार्टी का संस्थापक है काशीराम। बस समझे, वही काशीराम के बारे में हम बता रहे हैं, कोषाध्यक्ष, ठीक। पानी उनी चाहिए? बस बताइए। चलिए आगे बढ़े, चाहिए जल्दी से बोलिए। पी लीजिए तनिका, रोको तो वीडियो रे, रुको नहीं तो हवा रुक जाएगा। हाँ चलो, ये हो गया।
तो सुन लो पहले। गदर पार्टी का स्थापना 1913, ठीक ना। किसने? लाला हरदयाल ने। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, ठीक ना। लेकिन बोल देंगे प्रथम मंत्री कौन? लाला हरदयाल। लेकिन बोल देंगे प्रथम अध्यक्ष कौन? सोहन सिंह भखाना। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना। लेकिन बोल देंगे कोषाध्यक्ष कौन? काशीराम। कोषाध्यक्ष कौन? काशीराम। ये काशीराम कौन? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक, ठीक ना। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़े। चलिए अब हम पढ़ते हैं विश्व इतिहास। अब पढ़ते हैं विश्व इतिहास, ठीक ना। काहे कि बिहार पुलिस में कोई भी मतलब वनडे एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कम रहता है, लेकिन क्या कहते हैं बिहार के एग्जाम में और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन दे देता है। मेंस में देने का चांस ज़्यादा रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक ना। तो इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री लेके चलेंगे। बात समझे कि नहीं? तो आप लोग पता चले 3-10 गो क्वेश्चन में पूछेगा हिस्ट्री से, 1-2 दे देगा इधर से, बस कहानी साफ, ठीक ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है बढ़िया से, ठीक ना। बात समझे? सब यही सब में रह जाता है प्राचीन। चलिए तो हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण। क्या पढ़ते हैं? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? फिर से जागना। जैसे आप लोग जगे हैं फिर से, ये दोनों पुनर्जागरण मतलब फिर से जगना। बात समझे कि ना। तो ये पुनर्जागरण का जो स्टार्ट हुआ, जैसे यहू स्टार्ट हुआ फिर से जगा है अंतिम में, तो पुनर्जागरण का मतलब ई वहू आज फिर से जगा है। तो यहाँ हर एग्जाम्पल है पुनर्जागरण वाला, ठीक ना। हर एग्जाम्पल है पुनर्जागरण वाला। तो पुनर्जागरण का जो स्टार्ट हुआ है कहाँ से पता है? इटली से। इटली की राजधानी कहाँ? रोम, ठीक ना। इटली की राजधानी रोम। चलो ज़्यादा नहीं बताएंगे। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट में, रोम किस नदी के किनारे है? इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। अब घर का क्वेश्चन है। हाँ, तो पुनर्जागरण का स्टार्ट कहाँ से हुआ है? इटली से। कहाँ से हुआ है? इटली से, ठीक ना। लेकिन इसका अग्रदूत जो कहा जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है दांते को, महान कवि दांते को। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसे? दांते को, ठीक ना। महान बहुत महान था, ठीक ना। और दांते का एक, हाँ, तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? पुनर्जागरण का अग्रदूत। पुनर्जागरण स्टार्ट कहाँ से हुआ? कहाँ से? इटली से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? इटली से। कहाँ से? पुनर्जागरण का स्टार्ट इटली से। अग्रदूत कौन? दांते। अग्रदूत कौन? दांते का पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक का लेखक दांते। डिवाइन कॉमेडी, दांते। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक का लेखक दांते। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक का लेखक, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक का लेखक, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक का लेखक दांते। चलिए, इटली की बोल चाल की भाषा है टक्सन। ये बंद कर लेते हैं, काहे पता है? हैं लगता है एकदम आप बंद करके आप लोग को देखते हैं किस कौन कौन दिखाई दे रहा है, ठीक ना। हाँ, तब अंतर आत्मा से, ठीक ना। इसे कहते हैं अंतर आत्मा, ठीक। इटली की बोलचाल की भाषा को टक्सन कहते हैं। इटली की बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं? इटली की बोलचाल की भाषा, इटली की बोलचाल की भाषा, इटली की बोलचाल की भाषा, इटली की बोलचाल की भाषा। दांते का एक पुस्तक का नाम डिवाइन कॉमेडी, दांते। डिवाइन कॉमेडी, दांते। डिवाइन कॉमेडी। इटली की बोलचाल की भाषा टक्सन। इटली की बोलचाल की भाषा टक्सन। इटली की बोलचाल की भाषा टक्सन। और चलिए एक है द्वितीय पुनर्जागरण का। हाँ, द्वितीय पुनर्जागरण का एक हुआ, दांते जगाया, सबको जगाया, उठो, गुलामियों के बेड़ी से आज़ाद हो, ठीक ना। अब ये सब कौन कहता है? कवि सब कविता लिखेगा एकदम जोशीला, सब जागेगा पढ़ेगा, ठीक ना। जैसे भगत सिंह कहता था आज बताएंगे, अरे छूट गया, चलो हटाओ, छूट गया तो। हाँ, तो द्वितीय पुनर्जागरण का पिता कहता है पेट्रोक को। द्वितीय पुनर्जागरण का पिता पेट्रोक। द्वितीय पुनर्जागरण का पिता, द्वितीय पुनर्जागरण का पिता, द्वितीय पुनर्जागरण का पिता, द्वितीय पुनर्जागरण का पिता। इसे कहते हैं मानववाद का संस्थापक। इसे कहते हैं मानववाद का संस्थापक। ज्योग्राफी वाला मानववाद नहीं समझ लीजिएगा, ठीक ना। बात समझे? ज्योग्राफी वाला नहीं समझिएगा। मानववाद का संस्थापक कौन? पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक, 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 मानववाद का संस्थापक
पुनर्जागरण का स्टार्ट किस देश से हुआ? कहाँ से हुआ? इटली से, ठीक ना। अब किसने किया पुनर्जागरण जी? दांते। दांते की पुस्तक का नाम डिवाइन कॉमेडी। बात समझे कि नहीं? अद्वितीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? पेट्रो, जिसे बोला मानववाद का क्या कहते हैं? संस्थापक। मानववाद का क्या कहते हैं? संस्थापक। क्या कहते हैं? हो गया दिमाग में मेमोराइज। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक ना, बताएं। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कहते हैं मैकियावेली को। किसे कहते हैं? मैकियावेली। किसे कहते हैं? मैकियावेली। आधुनिक विश्व का प्रथम चिंतक किसे कहते हैं? मैकियावेली। मैकियावेली की तुलना किया जाता है भारत के मनु से। भारत के मनु बोलेगा, भारत का मैकियावेली कौन? मनु। भारत का मैकियावेली कौन? मनु। बात समझे? मैकियावेली कौन था? राजनीतिक चिंतक। कौन था? राजनीतिक चिंतक। कौन था? राजनीतिक चिंतक। याद वाद हो रहा है? ए बबुआ सब रे, तरो ताजा रहो एनर्जी के साथ। हाँ ठीक। अब हम बताएं, इसकी पुस्तक का नाम था प्रिंस, द प्रिंस। द प्रिंस किसकी पुस्तक? मैकियावेली। द प्रिंस किसकी पुस्तक? आज हम लोग 3 पुस्तक पढ़े हैं। बोलिए ना ना ना, 2 गो पढ़े हैं, 3 गो पढ़े। एक पढ़े रहेला, इबम बतूता की पुस्तक रहेला। दूसरा पढ़े डिवाइन कॉमेडी दांते। डिवाइन कॉमेडी दांते। और तीसरा पढ़े हैं द प्रिंस मैकियावेली। द प्रिंस मैकियावेली। आगे बढ़े, आधा घंटा हम हिस्ट्री में रह गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या समझे। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्लेट। प्लेट क्या होता है? हमने की कुछ उछाई की है तब बार बार फुल्की ले। चलो महत्वपूर्ण प्लेट। आप लोग सुनते हैं भूकंप आया, तो पहले कहा जाता था शेषनाग जो हिलता डुलता है ना, तो भूकंप आता है। आप लोग जब बच्चा होंगे तो दादी उदी कहानी सुनाता होगा, नहीं सुनाता भी होगा, ठीक ना। लेकिन ऐसा गांव घर में परिचित है कहानियाँ, ठीक ना। शेषनाग हिलता, हाँ कछुआ हिलता है, शेषनाग हिलता है तो भूकंप आता है। तो सब कोई नहीं हिलता है। ये जो 7 गो पूरा विश्व जो है ना 7 महान प्लेटों से टिका हुआ है, ठीक ना। 7 प्लेटों पर टिका है। वही प्लेट में घर्षण होता है ना तो भूकंप आता है। बस समझे? तो वही प्लेट है। तो हम 7 बड़े प्लेट नहीं है, हम छोटे छोटे प्लेट के बारे में पढ़ रहे हैं। जो प्लेट अभी पढ़ाएंगे उससे एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा है। बस समझे? तो अब हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्लेटें। क्या पढ़ते हैं? कुछ महत्वपूर्ण प्लेटें, जैसे कोकस प्लेट। कोकस प्लेट कौन प्लेट? कोकस प्लेट। ये कोकस प्लेट जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्र के बीच है। किसको जो होता है? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्र को जो होता है, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर में, ठीक ना। कोकस प्लेट कहाँ है? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर। जैसे ये जो है ना प्रशांत महासागर जो है, ये हो गया आपका मध्य अमेरिका, ये हो गया मध्य अमेरिका, ये हो गया प्रशांत महासागर। ये जो जिस प्लेट पर ये दोनों है ना, वो कोकस प्लेट कहेंगे। कौन यहाँ पे कौन प्लेट है? कोकस प्लेट है। कौन सा प्लेट है? किसके बीच में कोकस प्लेट है? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर। एक जो एसआई में पूछा था नजमा प्लेट, एसआई में पूछा था नजमा प्लेट। कौन सा प्लेट? नजमा प्लेट पूछा था एसआई में। दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका हो गया, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, और ये हो गया कौन? प्रशांत महासागर। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर, ठीक ना। हाँ नजमा प्लेट। यहाँ कौन सा प्लेट है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सा प्लेट है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सा प्लेट है? नजमा प्लेट। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सा प्लेट है? तो यहाँ कौन सा प्लेट है? नजमा प्लेट। यहाँ कौन सा प्लेट है? इसके ऊपर कौन सा प्लेट है? कोकस। इसके ऊपर कौन सा प्लेट है? कोकस, ठीक ना। कहीं मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका सब जुटा है किससे? इधर प्रशांत महासागर है, इधर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो ऊपर हो गया कोकस प्लेट, उसके नीचे हो गया नजमा प्लेट। ऊपर हो गया यानी मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में हो गया कौन? कोकस। और उसके नीचे दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर, नजमा प्लेट। ओके चलते, ज़्यादा ही प्लेट नहीं बताएंगे एक दिन, नहीं तो आप पक्का हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। 2 बताएंगे।
चलिए, बहुत दिन से हम घास का मैदान आप लोग को रिवीजन नहीं करवाए हैं। एक समय डेली लाते थे और अब आज से फिर लाइन ला रहे हैं। कुछ दिन भूलने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक ना, भूलिए फिर। जैसे सवाना घास के मैदान, कौन सा मैदान? सवाना। सवाना घास के मैदान कहाँ? अफ्रीका। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। कंबोज ब्राज़ील। सवाना अफ्रीका, कंबोज ब्राज़ील। सवाना कंबोज। लानोज वेनिजुएला में। लानोज वेनिजुएला। लानोज वेनिजुएला। लानोज वेनिजुएला। लानोज में जो है ना, वहाँ पेट्रोलियम का भी भंडार है। लानोज में पेट्रोलियम का भी भंडार है। तो सवाना कहाँ? सवाना। सवाना। सवाना कंबोज। सवाना कंबोज। सवाना कंबोज। लानोज। 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 लानोज कंबोज। लानोज। चल, सवाना कंबोज लानोज, ये सब उष्ण घास के मैदान है। उष्ण, हाँ, नमी वाला नहीं, उस मतलब गर्मी के मौसम में, हाँ, गर्म मौसम, हाँ, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक ना। और शीत कटिबंधीय घास के मैदान अब पढ़ेंगे। पेरेरी उत्तरी अमेरिका। पेरेरी उत्तरी अमेरिका। पेरेरी उत्तरी अमेरिका। पेरेरी उत्तरी अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना। 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 वेल्स अफ्रीका। वेल्स अफ्रीका। वेल्स अफ्रीका। एक बार शांत से, दिमाग को शांत करो। पेरेरी उत्तरी अमेरिका। पेरेरी उत्तरी अमेरिका। पेरेरी पंपास अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना। वेल्स अफ्रीका। वेल्स अफ्रीका। वेल्स अफ्रीका हुआ। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पंपास अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना। वेल्स अफ्रीका। पेरेरी यूएसए। पेरेरी उत्तरी अमेरिका। बात समझे कि नहीं? चलिए, एक और याद, पुस्ताज हंगरी में है। पुस्ताज हंगरी, इन्हें बताए हैं। पुस्ताज कहाँ है? हंगरी। पुस्ताज कहाँ है? हंगरी में। पुस्ताज घास के मैदान। पुस्ताज घास के मैदान। पुस्ताज घास के मैदान। पुस्ताज घास के मैदान। और कैंटबरी न्यूजीलैंड। कैंटबरी न्यूजीलैंड। कैंटबरी न्यूजीलैंड। चलिए, कैंटबरी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी कमेंट में चिपका दीजिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कमेंट में चिपका दीजिएगा। चलिए, अब फटाक से एगो हम ले लेते हैं आप लोग का डेल्टा मीटर। CUZNFE। डेल्टा मीटर। डेल्टा मीटर। डेल्टा मीटर। ओको भी कहो तुम। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तनिका तनिक डेल्टा मीटर। डेल्टा मीटर। डेल्टा मीटर। टाइप PBSBSN। टाइप मीटर PBSBSN। टाइप मीटर PBSBSN। टाइप मीटर PBSBSN। चलिए, रोज, हाँ, BIPBSN। रोज मीटर BIPBSN। जितना इसको मिस धातु याद है उतना किसी को नहीं है। सबसे बेस्ट इसको है, इसको। चलो चलो, फटाक से हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या? मरुस्थल। मरुस्थल डेली, देखो, डेली लाते लाते मरुस्थल लगभग आप लोग को याद हो गया। चलिए, हम ऑस्ट्रेलिया का है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिंपलसन और ग्रेट विक्टोरिया। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिंपलसन और ग्रेट सैंडी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? स्टुअर्ट। एक है स्टुअर्ट भी। स्टुअर्ट भी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिंपलसन, गिब्सन, स्टुअर्ट। ऑस्ट्रेलिया तो हम बहुत बार बताए हैं आप लोग को। नाफुद क्षेत्र कहाँ है? अरब में। नाफुद मरुस्थल कहाँ है? अरब। नाफुद मरुस्थल। नाफुद मरुस्थल। नाफुद मरुस्थल। दास्ते लुट।
ईरान। दास्ते लूट ईरान, दास्ते लूट ईरान। गोबी मंगोलिया चीन, गोबी मंगोलिया चीन। कालाहारी बोत्सवाना साउथ अफ्रीका, कालाहारी बोत्सवाना साउथ अफ्रीका, कालाहारी बोत्सवाना साउथ अफ्रीका, कालाहारी बोत्सवाना साउथ अफ्रीका। टकला मकान चीन, टकला मकान चीन, टकला मकान चीन, टकला मकान चीन, टकला मकान मरुस्थल चीन, टकला मकान मरुस्थल चीन। चलिए आटाकामा चिली और पेरू की सीमा पर, हाँ ऐसे ज़्यादा है चिली में है, आटाकामा चिली। चलिए दास्ते कबीर ईरान, दास्ते कबीर ईरान। मोजाक कैलिफोर्निया, मोजाक मरुस्थल कैलिफोर्निया, मोजाक मरुस्थल, मोजाक मरुस्थल, मोजाक मरुस्थल, मोजाक मरुस्थल एरिजोना मरुस्थल कैलिफोर्निया, एरिजोना मरुस्थल कैलिफोर्निया, एरिजोना मरुस्थल कैलिफोर्निया, ठीक ना। चलिए चलिए बताइए आप लोग एक रेटिना में दो तरह का कोशिका होता है, क्षर और शंकु, क्षर और शंकु। शंकु का काम क्या है? रंग, शंकु का काम है रंग। और क्या कहते हैं, क्षय का काम है प्रकाश की तीव्रता, क्षय का काम है प्रकाश की तीव्रता, क्षय का काम है प्रकाश की तीव्रता। लेकिन बोल रहे हैं आँख में जो धूल होगा तो आँख का कौन सा भाग लाल हो जाता है? श्लेष्मा, जिसे कहते हैं कंजंक्टिवा, श्लेष्मा या कंजंक्टिवा। चलिए और हम नेत्र जो दान कहते हैं उसमें क्या कहते हैं? कॉर्निया। नेत्र दान क्या कहते हैं? कॉर्निया। नेत्र दान क्या कहते हैं? कॉर्निया। नेत्र दान में कौन सी दान कहते हैं? कॉर्निया, ठीक ना। नेत्र दान में कौन सी दान कहते हैं? कॉर्निया। आइरिस के नीचे एक छेद होता है जिसे पुतली कहते हैं, आइरिस के नीचे छेद होता है उसे क्या कहते हैं? पुतली। आइरिस के नीचे छेद होता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस के नीचे छेद होता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस के नीचे छेद होता है उसे क्या कहते हैं? आइरिस के नीचे छेद होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक अनुच्छेद 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक अनुच्छेद, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण अनुच्छेद 49, हाँ अनुच्छेद 49 में है। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49। अब पर्यावरण संरक्षण बोलेगा, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 48 का को। पर्यावरण संरक्षण 48 का को। हो सकता है टेस्ट में कहीं ना कहीं मिला हो 48 का को, नहीं मिला है तो आज न कल मिलेगा, ठीक ना। पर्यावरण संरक्षण 48 का को, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? इसका को। चलते हैं, ये आज आपका क्यूज समाप्त हुआ टॉपिक वाइज। कौन सा? टॉपिक वाइज। अब हम कहते हैं फटाक से, क्या जानते हैं? स्पीडी। लूसेंट आज बाद में स्पीडी करना है, तो आप लोग जल्दी से क्या निकाल लीजिए? स्पीडी। लूसेंट में 2 टॉपिक पढ़ाना है, पढ़ा लेंगे। जल्दी से स्पीडी निकालिए आप लोग। हाँ? वही टुकड़ों में बढ़ जाए। जब परिवार बड़ा होता है ना तो उसमें विभाजन होता है, बस समझा। जब परिवार बढ़ेगा तो विभाजन होना स्वाभाविक है। हम क्या कहें? जल्दी से पेज नंबर 217 निकालिए। 2 तो पानी का बोतल।
करना तो पड़ेगा ही ना। उस नदी के किनारे क्या बसा है? गूगल करने के लिए चलिए मोहतरम, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है। हमको ये थोड़ी ना बताना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है और क्या करना है, समझने का प्रयास करना है, ठीक ना। लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है जिसे कहते हैं भूरा कोयला। इसे क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन पूछेगा, लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला। ये पाया जाता है भारत में तमिलनाडु के नावेरी नामक स्थान पे। कहाँ ज़्यादा इसका जो क्षेत्र है, तमिलनाडु की नावेरी जो खान है ना कोयले की, वो लिग्नाइट के लिए फेमस है। अब कोयले का 4 प्रकार होता है। कोयले कितना प्रकार होता है, 4 प्रकार। लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस, सुनना पहले वहीं से, एंथ्रासाइड, पहला एंथ्रासाइड। चूँकि यहाँ पहला लिखा था लिग्नाइट इसलिए वहीं से स्टार्ट किया, लेकिन सबसे उच्चतम किस्म जो होता है एंथ्रासाइड कोयला, फिर होता है ब्यूटिमिनस, फिर होता है ब्यूटिमिनस, फिर बताइए तीसरा, पीट हो गया और लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया लिग्नाइट। भारत में का 98% कोयला, ध्यान से सुनिएगा जजमान, एकदम हड़बड़ी है। भारत का 98% कोयला जो है ना गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। 98% कोयला भारत में गोंडवाना क्षेत्र से पाया जाता है। भारत में जो कोयला है वो ब्यूटिमिनस प्रकार का है। भारत में जो कोयला है ब्यूटिमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से 60% है, जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से 60% है। पूछ देगा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस प्रकार के कोयला में पाया जाता है, तो एंथ्रासाइड। किसमें, एंथ्रासाइड में, बात समझे, सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड, ठीक ना। और दूसरे नंबर पर होता है ब्यूटिमिनस, जो कि भारत में पाया जाता है। भारत में जितना भी कोयला है उसका 98% गोंडवाना क्षेत्र में, उसका 98% गोंडवाना क्षेत्र में। मात्र 2% कोयला जो है टर्सरी क्षेत्र में है, मात्र 2% कोयला है टर्सरी क्षेत्र में, 98% गोंडवाना, ठीक ना। और भारत में जो एंथ्रासाइड प्रकार का कोयला है मात्र जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाका में पाया जाता है। कहाँ, जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके, कहाँ है, नहीं वहाँ एक के वो था वहाँ, उसके बाद सब यहाँ है, ठीक ना। बात समझे कि नहीं। हाँ, तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहाँ, तमिलनाडु में कि नावेरी नामक स्थान पे, बात समझे। एंथ्रासाइड का जम्मू कश्मीर में। अब बाकी ब्यूटिमिनस किस प्रकार का कोयला है, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, गोंडवाना, ठीक ना। और 2% 98, भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, बात समझे। गोंडवाना प्रकार के कोयला है। और 2 प्रकार का टर्सरी, गोंडवाना एक युग कर सकते हैं, गोंडवाना एक प्रकार का युग है और टर्सरी भी एक प्रकार का युग है, बात समझे। हाँ, गोंडवाना एक प्रकार का युग है, ठीक ना। कोयला का 2 पार्ट है, गोंडवाना प्रकार के और टर्सरी प्रकार के। तो 98% हो गए गोंडवाना और 2 प्रकार हो गया टर्सरी। युग है निर्माण के आधार पर, बात समझे, ये निर्माण के आधार पर युग है, बात समझेगी ना। ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पूछना है। पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड, उसके बाद ब्यूटिमिनस, ठीक। भूरा कोयला लिग्नाइट को, लिग्नाइट के भंडार कहाँ है, तमिलनाडु के नावेरी में। एंथ्रासाइड कहाँ है, जम्मू कश्मीर के कारगिल के आसपास के इलाका में, ठीक ना। अब भारत में 98% कोयला कौन सा है, गोंडवाना प्रकार के, बात समझे। बस आगे बढ़ें, इतना का आसान है। चलिए, अंशुलिपि प्रणाली के प्रवर्तक पिटमैन, अंशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड, यही ना, अंशुलिपि शॉर्ट हैंड, पिटमैन, अंशुलिपि 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 पिटमैन, अंशुलिपि। अंशुलिपि का प्रवर्तक कौन है, पिटमैन, कौन है, पिटमैन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। समुद्र तल से समान ऊंचाई के मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा, ठीक ना। समुद्र से समान ऊंचाई के मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा, समोच्च रेखा, क्या कहते हैं, समोच्च रेखा। समुद्र तल से समान ऊंचाई के मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समोच्च रेखा, क्या कहते हैं, समोच्च रेखा। आगे, राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युग दूत की उपाधि दिया था, ठीक ना।
युगदूत की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि दिया था? युगदूत की उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि? युगदूत की उपाधि दिया था। अब हम बातें कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का, तो हम सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में 2 अधिवेशन आप लोग को खूब बढ़िया से बताए थे। हाँ, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। बात समझे? बताए थे कि ना। अब बातें करें 1938 और 1939, तो हम 1936 और 37 हाँ ले लेते हैं। 38-39 पर लेना, तो 1936 में कौन क्या था? नेहरू जी। 1936 में कौन क्या था? नेहरू जी। और 1937 में कौन क्या था? नेहरू जी। ठीक ना। कहाँ कहाँ? लखनऊ और फैजपुर। लखनऊ और फैजपुर। 1936 में कहाँ का अधिवेशन हुआ था? लखनऊ का। 1936 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? लखनऊ, जिसकी अध्यक्षता कौन क्या था? नेहरू जी। 1937 में कहाँ हुआ था? फैजपुर में, और उसकी अध्यक्षता कौन क्या था? उसके विषय में कहा जाता है, जो फैजपुर अधिवेशन जो था गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन। कब? 1937। उसके 1937। ठीक ना। चलिए नेहरू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी कांग्रेस का मात्र एक बार अध्यक्ष रहा था। 1924 के बेलगाम अधिवेशन। गांधी जी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 1924 के बेलगाम अधिवेशन। 1924 के बेलगाम अधिवेशन। क्वेश्चन पूछता है गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1924 के बेलगाम अधिवेशन। 1924 के बेलगाम अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहाँ चलिए बताइए, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक ना। अब देखिए, इसका एक अलाउद्दीन खिलजी का एक अभियान था, चित्तौड़गढ़ का अभियान। किसके विरुद्ध था? महाराणा रतन सिंह के विरुद्ध। चित्तौड़ अभियान था महाराणा रतन सिंह के विरुद्ध। ठीक ना। जिसमें उसकी रानी था पद्मावती। कहा जाता है इसका चित्तौड़गढ़ अभियान जो था रानी पद्मावती को पाने की इच्छा में किया गया था। ठीक ना। चित्तौड़ का उस समय राजा कौन था? रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। उसकी पत्नी कौन था? पद्मावती। ठीक ना। इसकी चर्चा किस पुस्तक में है? इसकी चर्चा किस पुस्तक में है? पद्मावत पुस्तक है। उसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पुस्तक में इसकी चर्चा है। बात समझेंगे ना? बात समझे कि नहीं? समझें? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मौर्य काल में परिचित मुद्रा का नाम था पर्ण। मौर्य काल की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। मौर्य काल की परिचित मुद्रा का नाम क्या है? पर्ण। मौर्य काल की परिचित मुद्रा क्या है? पर्ण। अब बातें करने मौर्य काल की कुछ और मुद्रा पढ़ते हैं। वहाँ उस समय की जो सोने की मुद्रा थी, मौर्य काल के जो सोने के सिक्के हैं उसको कहते हैं निस। उसको क्या कहते हैं? निस। सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? निस। सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? निस। सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? मौर्य काल की मुद्राएं क्या है? पर्ण। लेकिन सोने की मुद्रा को क्या कहेंगे? निस। 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 लेकिन बोल देंगे चांदी की मुद्रा को क्या कहेंगे? कसापन। 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 सोने की मुद्रा को क्या कहेंगे? निस। सोने की मुद्रा को निस। सोने की मुद्रा को निस। सोने की मुद्रा को सोने की मुद्रा को चांदी की मुद्रा को कसापन। चांदी की मुद्रे को कसापन। चांदी की मुद्रे को कसापन। चांदी की मुद्रे को कसापन। लेकिन बोले तांबे की मुद्रा को ककनी। तांबे की मुद्रा को ककनी। तांबे की मुद्रा को ककनी। तांबे की मुद्रा को सुनो, मौर्य काल की मुद्रा को क्या कहेंगे? पर्ण। मौर्य काल की मुद्रा को क्या कहेंगे? लेकिन सोने प्रकार की मुद्रा को क्या कहेंगे? निस। सोने प्रकार की मुद्रा को क्या कहेंगे? निस। चांदी प्रकार की मुद्रा को क्या कहेंगे? कसापन। चांदी प्रकार की मुद्रा को क्या कहेंगे? कसापन। लेकिन तांबे की मुद्रा को क्या कहेंगे? ककनी। ठीक ना। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह, यानी कोशिका के अंदर सूचना को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है आरएनए। डीएनए आनुवांशिक है, डीएनए का जो है आनुवांशिक है। तो अब बातें कर लेते हैं थोड़ा सा आरएनए के विषय में। किसके विषय में? आरएनए के विषय में। किसके विषय में? आरएनए के विषय। जैसे डीएनए का निर्माण केंद्रक में होता है। डीएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में। लेकिन तनिक होने हटो हम मुड़ी उड़ी टेढ़ हो जीते तो अभी आओ हटो। अब देखें जब तक चढ़ा नहीं। हाँ तुम ठीक है, हो जाओ। हाँ, डीएनए कहाँ, डीएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में। डीएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में। लेकिन आरएनए का निर्माण केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में होता है। आरएनए का निर्माण केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में होता है। बात समझे कि ना? केंद्रक का निर्माण कहाँ? हाँ, केंद्रक में होता है डीएनए का निर्माण। आरएनए का निर्माण केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों जगह। बात समझे कि ना? नहीं समझे? कोशिका द्रव मतलब सेट्रोप्लाज्म, ठीक ना? चलिए आगे हम बढ़े हैं। चलिए, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? छोटी आंत को। किसे? छोटी आंत को। लेकिन बोल देंगे टाइफाइड जो होता है किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। आप पूछ देगा किस जीवाणु के कारण होता है? ये होता है साल्मोनेला टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक ना? टाइफाइड जो है किस जीवाणु के कारण? साल्मोनेला टाइफाइड। किस जीवाणु के कारण? साल्मोनेला टाइफाइड। और किसे प्रभावित करता है? आंत को। किसे प्रभावित करता है? आंत को। किसे प्रभावित करता है? आंत को, ठीक ना? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सुनिए भाइयों बहनों, सुनिए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? हाँ वही मरकरी है, ठीक ना? सबसे निकट कौन है? बुध। तो सूर्य भगवान के सबसे नजदीक है बुध। तो सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जो सूर्य भगवान के नज़दीक है तो उसको गर्मी ज़्यादा लगना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताइए आप जल्दी से। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है बुध। हाँ, सबसे नज़दीक है बुध। तो सर्वाधिक तापमान बुध का ना होना चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं होगा? सुनिए, चूंकि बुध के पास अपना वातावरण नहीं है, वायुमंडल नहीं है। बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो गर्मी को ग्रहण करने वाला कोई है ये नहीं है, निपुत्तर है। बात समझे? तो कहाँ चल जाएगा? इसीलिए सेकेंड नंबर पर आता है कौन? बुध के बाद शुक्र। तो सर्वाधिक गर्म हो जाता है शुक्र। बात समझे कि नहीं? इसके पास कोई पूछेगा तो बोलेगा बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो सर्वाधिक गर्म नहीं है। आगे बढ़े कि नहीं? चलिए, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? अनंत प्रतिबिंब। दो, अगर आप लोग मॉल में जाइएगा और जहाँ ड्रेस चेंज करने वाला होता है उसमें घुसिएगा तो लगेगा हम हैं, ठीक ना? लगेगा, हाँ बात समझे? हाँ, लगेगा सिर्फ आप ही का चेहरा दिखाई देगा, ठीक ना? ऐसा क्यों जानते हैं? दो गो मिरर आमने सामने लगा दिया जाता है तो आप ही का प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक ना? हम लोग बचपन में जाते थे तो भुला जाते, निकले किधर से, ठीक ना? हाई लगता है चारों पट्टी हम हैं। बात समझे? तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? दो गो मिरर आमने सामने, दो गो मिरर समांतर लगा देने के बाद प्रतिबिंब कितना बनता है? अनंत। तो दो गो मिरर क्या लगा देता है? आमने सामने। इस वजह से हम लोग पूरा दिखाई देते, लगता है हम हैं। बात समझे कि नहीं? चलिए, एक क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 10 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 10 सतह। कितने सतह होते हैं? बताइए। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का स्कंदन, यानी कि रक्त, सुनो पहले ध्यान से, ध्यान सुनो। जब हम लोग का हाथ तो पैर कट जाता है, रक्त बहने लगता है, ठीक ना? रक्त बहने लगता है ना, तो ये जो रक्त के बहाव रुक जाता है वो प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण रुकता है? प्लेटलेट्स के कारण। बस समझे? ये जो रक्त का बहाव रुक जाता है
वो किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। स्कंदन, वही उसी को कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में रक्त का स्कंदन। उसे क्या कहते हैं? रक्त का स्कंदन। बस रक्त के बहाव को रोकता कौन है? प्लेटलेट्स। लेकिन बोलेंगे शरीर के अंदर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा भाइयों, शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है कौन? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है कौन? बस हम आप कमेंट में जवाब दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझे? प्लेटलेट्स को कहते हैं थर्मोकाइट्स। क्या कहते हैं? थर्मोकाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थर्मोकाइट्स। क्या कहते हैं? थर्मोकाइट्स। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका जीवन काल कितने दिन होता है? 2 से 4 दिन। प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू होता है। डेंगू जो होता है ना, जो कहते हैं डेंगू हो गया है, नहीं सुनते हैं। अब आएगा, अभी से 2-3 महीना बाद आएगा डेंगू का सीजन। बात समझिए, अभी से 2-3 महीना बाद आएगा डेंगू का सीजन। जैसे बरसात होगा ना, अब बरसात जब अंतिम पड़ाव पर होगा, जब बरसात का पानी जमेगा तो उसमें कीड़ा उसमें अपना अंडा देगा, उसके बाद होगा प्लेटलेट्स। बात समझिए, उस क्या कहते हैं? डेंगू बरसात के मौसम में होगा। बात समझिए कि नहीं? तो सुनिए, तो डेंगू में जो होता है प्लेटलेट्स की क्या होता है? कमी हो जाता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी होता है। और एक है चिकनगुनिया। तो डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की क्या होता है? डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की क्या नहीं? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यानी हम अपने नज़दीक से नज़दीक कितने दूर तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर से नज़दीक आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको सेट में मिला होगा। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। लेकिन बोलेगा स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी, अधिकतम कितने दूर तक देख सकते हैं? अनंत। अधिकतम की कोई सीमा नहीं, ऐसे ताकेंगे देखते रह जाते हैं। बस समझे? अधिकतम कितना दूर? अनंत, यहीं तक है, यहाँ, ठीक ना। और न्यूनतम कितना? 25। न्यूनतम मतलब 25 समझे? जैसे यहाँ तक देखें स्पष्ट, उसके नज़दीक झुंझलाएगा। अब नहीं देख पाइएगा। 25 सेंटीमीटर निकल लाइएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। और देखते रहिए। चलिए, बायोगैस में मुख्यतः किसकी प्रधानता होती है? मीथेन की। सुनिए, बायोगैस में किसकी प्रधानता होता है? मीथेन की। बायोगैस में किसकी प्रधानता होता है? लेकिन बोल देंगे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। कौन सा गैस? प्राकृतिक है। बायोगैस गोबर से प्राप्त होता है। जैसे मेरा जॉब लगेगा ना, है हम अगर हमको ढेरी पैसा वाला हो जाएंगे, ढेरी पैसा वाला, तो हम 1000 गो गैया रखेंगे, ताकि सरकार का सब टैक्स बचा लें। क्या करें? सब टैक्स बचा लें। मतलब ये एक सिंपल सा फंडा है समझे? हाँ, टैक्स बचाने का बता दिए तो गौ पालन करो। क्या कि गौ से जो इनकम होता है, कृषि से जो इनकम होता है, वो टैक्स फ्री है। बस समझे? तो हम बोलेंगे गैया से कमाए हैं सब पैसा। हाँ हाँ, लगा देगा तो नहीं, तब फिर तू कुछ और सोचेंगे किसमें नहीं है टैक्स फ्री। बात समझे? हाँ, तो सुनो, बायोगैस है। बायोगैस अब प्राकृतिक गैस में कौन सा गैस होता है? मीथेन। कौन होता है? मीथेन। लेकिन बोल देंगे एलपीजी में, एलपीजी कभी कभी, सुनो पहले, कभी कभी एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में है द्रवित पेट्रोलियम गैस। बात समझे कि नहीं? तो पूछ देंगे एलपीजी किसका मिश्रण होता है? हाँ, नार्मन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। क्या है? नार्मन ब्यूटेन और आइसो। अभी जो हम पढ़े थे प्राकृतिक गैस और बायोगैस, किसका था? मीथेन का था। किसका था? मीथेन का। और एलपीजी किसका है? ब्यूटेन का। एलपीजी किसका है? ब्यूटेन का। आप जो कमेंट में जवाब दीजिएगा, गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? हम नहीं जानते। कमेंट। चलो, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया था? चीन की महान दीवार का निर्माण किया था सी वांगटी ने। किसने? सी वांगटी ने। चीन का महान दीवार का निर्माण करवाया था सी वांगटी। कौन करवाया था? सी हुआंगटी। कौन करवाया था? सी वांगटी। सी हुआंगटी किसने करवाया था? सी हुआंगटी। किसने करवाया था? कब? लगभग 220 ईसा पूर्व। लगभग 220 ईसा पूर्व। कब? लगभग 220 ईसा पूर्व। बात समझे कि नहीं? और सुनिए, आप हम पढ़ाए हैं, इधर पढ़ाए हैं, चीन का दीवार का निर्माण क्यों कराया था? हुनों के आक्रमण को रोकने के लिए। हुनों के आक्रमण से, और हुनों का आक्रमण को नष्ट नाबूद किया था। एक गुप्त वंश का शासक था अस्कन गुप्त। कौन था? नस्कन गुप्त, जो कि हुनों के आक्रमण को नष्ट नाबूद किया था। बात समझे कि नहीं? हाँ, बोल देगा।
हुनों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? स्कंदगुप्त। अब कहा जाता है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था स्कंदगुप्त। बात समझे? कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। जागे रहो, जागते रहो, दरबानी करते रहो। चलो, कहता है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। लेकिन बोलेंगे भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। कब? 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट कब अंतरिक्ष में जब भेजे? 19 अप्रैल 1975 को। भारत का प्रथम उपग्रह कौन? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। कब? हाँ, ये हुआ भारत का प्रथम उपग्रह। कब? कब? चलिए, अब अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय है राकेश शर्मा। कब? 1984 में। कब गया था? 1984 में। चलिए, सजग रहो किसका आदर्श वाक है? स्काउट का। सजग रहो किसका है? स्काउट। जैसे एनसीसी होता है ना, वैसा ही होता है स्काउट। ठीक ना? सजग रहो। विटामिन स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से है? विटामिन सी। स्कर्वी जिसमें दांत से खून आता है, जैसे हमको है। ठीक ना? स्कर्वी है। हाँ, बर्ड्स हाँ कम खाते हैं। ठीक ना? चलिए, हाँ हाँ पैरिया, सॉरी पैरिया। नहीं, स्कर्वी नहीं बोला। अरे विटामिन सी आया ना तो आ गया, स्कर्वी नहीं होता है। पैरिया हम बोले, पैरिया। चलो। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6। चलिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक ना? बताइएगा, गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी। गोवा आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा पूर्ण राज्य बना? किस संविधान संशोधन के तहत गोवा पूर्ण राज्य बता? हम आप लोग की जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, ये संविधान संशोधन, ये पूर्ण राज्य बना था 1987 में, लेकिन पुर्तगालियों से मुक्ति पाया था 1961 में। लेकिन उस संविधान संशोधन बताना किस संविधान संशोधन के तहत। ओके ना? हेलो, बताइए, हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम। कौन है? कैल्शियम। चलिए, सिल्क मार्ग का निर्माण किसने कहा था? कनिष्क ने। सिल्क मार्ग का निर्माण कौन किया था? कनिष्क ने। चलिए, बताइए रहा कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का। किस वंश का था? कुषाण वंश का। तो मुद्दा की बात यही है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन? कुजुल कड़फिसेस। कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन? कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। इसके बाद आया था भीम कड़फिसेस। इसके बाद आया था भीम कड़फिसेस। उसके बाद आया था कनिष्क। उसके बाद आया था कनिष्क। कनिष्क जब शासक बना वो ईस्वी था 78 ईस्वी। उस समय एक शक संवत की स्टार्ट किया। बात समझे? कनिष्क अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में, इधर कनिष्क अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में कौन सा संवत? शक संवत। कौन सा संवत? शक संवत। और एक संवत स्टार्ट हुआ था 5700 ईसा पूर्व विक्रम संवत। 5700 ईसा पूर्व विक्रम संवत। किसने स्टार्ट किया था? उज्जैन के शासक। किसने? उज्जैन के शासक। ठीक ना? उज्जैन के शासक। बात समझे? लो पानी पियो। ठीक, आगे बताएं। गुप्त संवत कब? 319 ईस्वी। गुप्त संवत कब? 319। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक ना? चलिए, न्याग्रा जलप्रपात
न्याग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। न्याग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। लेकिन हम यही क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। 21 दो झील के बीच में है, ईरी और ओंटारियो के बीच में है। किसके बीच में है? न्याग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो के बीच में है। न्याग्रा जलप्रपात न्याग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो के बीच में। न्याग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो के बीच में। न्याग्रा जलप्रपात न्याग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में है? ईरी और ओंटारियो। न्याग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो के बीच में है। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। बताइए, लक्षद्वीप की जनजाति है एक वासी। वासी कहाँ की जनजाति है? लक्षद्वीप की। वासी कहाँ की जनजाति है? वासी कहाँ की जनजाति है? लक्षद्वीप की। वासी कहाँ की जनजाति है? सेंटलीज बोलेगा तो अंडमान निकोबार की है। सेंटलीज अंडमान निकोबार की। सेंटलीज अंडमान निकोबार की। वासी लक्षद्वीप का। वासी लक्षद्वीप का। वासी वाची वासी वासी सेंटलीज अंडमान निकोबार। सेंटलीज अंडमान निकोबार। सेंटलीज। चलिए आगे बताइए, सुनामी जो आया था कब आया था? 2004 में। सुनामी कब आया था? 2004 में। और सुनामी से जो प्रभावित हुआ था सबसे ज़्यादा जापान हुआ था। सबसे ज़्यादा कौन हुआ था? जापान हुआ था 2004 में। याद रखिए, सुनामी कब आया था? 2004 में। ये पूछिए दिया एलपीजी में मुख्य कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन। लेकिन हम आप लोग को बताए हैं किताबा में नहीं भागना है। नामो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक ना? बताइए। अरे वाह, खूब लड़ी रानी, ओह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। चलो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, सुनिए ध्यान से। रानी लक्ष्मीबाई, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? रानी लक्ष्मीबाई। इसका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। इसका जन्म हुआ था वाराणसी में। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक ना? लेकिन ये इसका मृत्यु हुआ ग्वालियर में। मृत्यु कहाँ हुआ? ग्वालियर में। इसका इसलिए समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। इसलिए समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। तो एक उस समय 1857 के क्रांति में हिरोज था। कौन था? हाँ हिरोज। हाँ हिरोज। हिरोज को नाके दम कर दिया था। हिरोज के नाके दम कर दिया। घोड़ा पर बैठ गया था, 4 वर्षीय पुत्र को बांध दिया था, अकेले जो लगाया था। तो बोला था हिरोज में, कहा था 1857 की क्रांति में एक अकेला मर्द था, वो झांसी की रानी थी। अकेला मर्द। बस समझे हैं? कहा जाता है, वो कहा था जो झांसी की रानी में अगर कोई मर्द था वो तो वो एक था। 1857 की क्रांति में अगर कोई मर्द था तो वो था झांसी की झांसी की रानी। ठीक ना? चलिए, द्वितीयक सेल को कहते हैं संग्राहक सेल। द्वितीयक सेल को क्या कहते हैं? संग्राहक सेल। चार्जिंग सेल, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक ना? जैसे मोबाइल, कौन सा सेल हुआ? द्वितीयक सेल हुआ, क्योंकि उसको हम चार्ज कर सकते हैं। नहीं, चार्जिंग वाला को तो होगा प्राथमिक सेल, सुख सेल। हाँ सुख सेल, सुख सेल होता है। प्राथमिक सेल हुआ सुख सेल। प्राथमिक सेल हो गया सुख सेल। ठीक ना? हाँ प्राथमिक सेल होता है सुख सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। चलो, आर्मेचर एसी को कौन सी बदलता है? डीसी में। आर्मेचर एसी को डीसी में बदलता है। आर्मेचर एसी को डीसी में बदलता है। आर्मेचर एसी को डीसी में बदलता है। ठीक ना? चलो अगला है, किस महाद्वीप को मानव का घर कहते हैं? यूरोप को। किसे कहते हैं? यूरोप को मानव का घर लिखा है। हाँ होता है। हाँ चार्जिंग सेल द्वितीय सेल है ना? हाँ, और सुख सेल है प्राथमिक सेल। सुख सेल है प्राथमिक सेल। चलो तब तो सही है। हाँ सुख सेल प्राथमिक सेल। ठीक है, चार्जिंग सेल द्वितीयक सेल। चलो, पीतल बनाने, पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा, जास्ता और तांबा। CuZn। पीतल जो है जास्ता और तांबा। बताइए, मुगलों से रहने वाला पहला सिख कौन है? हरगोविंद। कौन है? हरगोविंद। हम सुने पहले। 5वें गुरु हो गया अर्जुन देव। 5वें गुरु हो गया अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव। किसकी रचना? आदि ग्रंथ की। किसकी रचना? आदि ग्रंथ की। हर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। हर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। ये क्वेश्चन था ना? हाँ,
हर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। और एक क्वेश्चन था यहाँ, इसे मरवाया तो खुसरो की सहायता करने का कारण इसको मरवा दिया था, ठीक ना, जहांगीर ने इसको मरवा दिया था। और इसके 9वें गुरु थे तेज बहादुर। तेज बहादुर को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था, ठीक ना। हाँ चलिए, आसरू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल। आसरू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल। आसरू गैस 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 आसरू गैस क्लोरोएसिटोफिनॉल। आसरू गैस क्लोरोएसिटोफिनॉल। बताइए, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930। लेकिन झंडा कब फहराया था? 31 दिसंबर। हाँ, 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। लेकिन झंडा फहराने की परंपरा जो स्टार्ट किया था वो 26 जनवरी 1930 को। बस समझे कि नहीं, पहली बार फहराया था 31 जनवरी को मध्यरात्रि को, लेकिन फिर से जो बोला जो हर साल हम लोग फहराएंगे वो 26 जनवरी से, ठीक ना। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। लेकिन याद रखिएगा 10H2O, साथ में क्या याद रखिएगा? 10H2O। वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। लेकिन हम बताए थे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, और उसके बाद बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा। अगला है कास्टिक सोडा। कौन है? कास्टिक NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। जब भी आएगा कोई एक हो तो हम तीनों बताएंगे, बात अपने आप हो जाएगा यार, ठीक ना। चलिए, शनि के रिंग का खोज किसने किया है? गैलीलियो ने। शनि के रिंग का खोज गैलीलियो ने किया है। शनि के रिंग का खोज गैलीलियो ने किया है, ठीक ना। शनि के रिंग का खोज। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण। किस पे? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। सामुदायिक कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1952। सामुदायिक कार्यक्रम 1952। सामुदायिक कार्यक्रम 1952। जिसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ठीक ना। अनुव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। अनुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म। अनुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म। अनुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म। चलिए, स्पीडी का यही इंड होता है, बस समझें, स्पीडी का इंड होता है। अब जल्दी से आधुनिक भारत का प्रार्थना समाज, देव समाज, ब्राह्मण समाज, ठीक ना, यंग युवा आंदोलन, हिंदी विजन डिरेजियो सब निकालिए फटाक से। लूजन न ले छो, हाँ अन ले छो तोरा तो लागे छुन काटी दियो ना मैं, हैं आने हंसुला काटी दिए। हाँ कितनी मौले छे दारू पी के। अरे सर दूर से आते रहते हैं। माँ 10 मिनट के लिए घुसी जाओ, मौलते रहे छे दारू पी। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं भाइयों। भारतीय सामाजिक, अभी हम डेली लाएंगे भारतीय सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन, डेली लाएंगे, ताकि कहते कहते अभ्यास के जड़मती हो न सुजान, रखड़ी आवत जात के सिर पर निकाल, पढ़ते 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 जरूर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, आप लोग का हो गया, गीत गया हो गया ना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इधर। एशियाटिक सोसाइटी 1784। हाँ 1784, विलियम जोन्स। आत्मीय सभा, हाँ वेदांत कॉलेज, हाँ वेदांत कॉलेज 1825, राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन, हाँ हेनरी विलियम डिरीजियो, ठीक ना। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी विलियम डिरीजियो, यही ना है। चलिए, ब्रह्म समाज,
ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। बोलेगा तो ब्रह्म समाज को किस वायसराय ने समाप्त किया था, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ब्रह्म समाज को किस वायसराय में खत्म किया था, इसका जवाब ब्रह्म। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी सभा 1839 तत्वबोधिनी सभा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। हाँ, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली रहनु भाई मायदान सभा। रहनु माई मायदान सभा 1851 दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मैदान सभा, रहनुमाई मैदान सभा। बालिका विद्यालय, हाँ 1851 ज्योतिबा फूले। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फूले। चलिए, मोहम्मडो एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ, ठीक ना। मोहम्मडम एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, हाँ 1863 अब्दुल लतीफ, ठीक ना। साइंटिफिक सोसाइटी, हाँ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी तुम बोलो, सब जिस बोलता है ना, हम ही बोलेंगे। अच्छा तुम जाओ बोलो। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खान। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा, हाँ MG राणा देव। पूना सार्वजनिक सभा 1867 MG राणा देव। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1867 MG राणा देव। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1867 MG राणा देव। पूना सार्वजनिक सभा 1867 MG राणा देव। प्रार्थना समाज केशव चंद के सहयोग से आत्माराम पांडुराम, ठीक ना। MG राणा देव, आत्माराम पांडुराम, देवेंद्र ठाकुर सब है, ठीक ना। लेकिन मुख्य कौन है? आत्माराम पांडुराम, ठीक ना। केशव चंद के सहयोग से। चलिए, वेद समाज, लेकिन हम बताए थे धारू नायडू, हम बताए थे धारू नायडू, हम बताए थे धारू नायडू। सत्यशोधम समाज 1873 ज्योतिबा फूले।
सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले। चलिए अगला है इंडियन लीग 1875 सुशील कुमार घोष। 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 इंडियन लीग इंडियन लीग इंडियन लीग इंडियन लीग इंडियन लीग इंडियन लीग हाँ अब देखो इंडियन एसोसिएशन 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876। लेकिन बोल देगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बोलेगा तो 1866 और इंडियन एसोसिएशन बोलेगा तो 1876। बस समझे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बोलेगा तो 1866 और बोलेगा इंडियन एसोसिएशन 1876। कब? 1876। कब? और कौन? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस 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 सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब? 1876। चलिए अगला यूनाइटेड इंडियन कमेटी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 उमेश चंद बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1843। यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1883। 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 WC बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1883। WC बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1883। उमेश चंद बनर्जी। ठीक ना। कांग्रेस की स्थापना के 2 साल पहले। ठीक ना, पहले कांग्रेस की स्थापना के 2 साल पहले। ठीक ना। यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1883 WC बनर्जी, उमेश चंद बनर्जी। ठीक ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 एओ। ठीक ना। चलिए यहीं पे इस टॉपिक को रहने देते हैं, धीरे धीरे याद करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, अपने दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। निकालिए फिजिक्स निकालिए। जल्दी से निकालिए फिजिक्स। खोलिए, अब खोलिए। लाइट कट गया है भाइयों। खिड़की भी खोलिए, खिड़की भी खोलिए, खिड़की भी खोलिए। चलिए चलिए अब हो गया ना। चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं। गामा किरण पॉल विलाइट। गामा किरण पॉल विलाइट। गामा किरण पॉल विलाइट। गामा किरण की खोज पॉल विलाइट। गामा किरण की खोज। अब गामा किरण है सबसे सर्वाधिक वेदन क्षमता होता है। सर्वाधिक वेदन क्षमता किसका? गामा किरण। सर्वाधिक वेदन क्षमता किसका? गामा किरण। सर्वाधिक वेदन क्षमता किसका? गामा किरण। सर्वाधिक वेदन क्षमता गामा किरण। एक्स किरण राउंडजैन। 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 एक्स किरण राउंड। गामा किरण पॉल विलाइट। गामा किरण पॉल विलाइट। एक्स किरण राउंडजैन। एक्स किरण राउंडजैन। गामा किरण पॉल विलाइट। एक्स किरण राउंडजैन। गामा किरण पॉल विलाइट। एक्स किरण राउंडजैन। परावैगनिक किरण रीटर। परावैगनिक किरण रीटर। परावैगनिक किरण रीटर। परावैगनिक किरण परावैगनिक किरण परावैगनिक किरण परावैगनिक किरण रीटर। दृश्य किरण न्यूटन। दृश्य किरण न्यूटन। दृश्य किरण न्यूटन।
अवरक्त किरण हर्षद, अवरक्त किरण हर्ष, ये उष्मीय किरण है। अवरक्त किरण क्या है? उष्मीय किरण, यानी अगर किसी चीज़ पर पड़ेगा तो उसका तापमान क्या करेगा? बढ़ा देगा, उसका तापमान क्या करेगा? बढ़ा देगा, ठीक ना। तो अवरक्त किरण हर्षे, 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 अवरक्त किरण हर्षे। रघु रेडियो तरंगे, हेनरी हर्ज, रघु रेडियो तरंग, 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 हेनरी हर्ज। और दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, जिसका यूज होता है टेलीविजन में, ठीक ना। दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, दीर्घ रेडियो तरंग। चलिए अगला, अब हम पढ़ते हैं ध्वनि तरंग। अब क्या पढ़ते हैं? ध्वनि तरंग। अब क्या पढ़ते हैं? ध्वनि तरंग, ठीक ना। ध्वनि तरंग, अब क्या पढ़ते हैं? ध्वनि तरंग। तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, यही क्वेश्चन पूछा था। ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे, ध्वनि कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य। सब ढूंढ रहा होगा क्या टॉपिक के नीचे, ऊपर हल्का सा लिखा, यही क्वेश्चन हूबहू पूछा है। ध्वनि कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है, ठीक ना। यांत्रिक तरंगे कौन कौन होगा? जिसके जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, ठोस, द्रव, गैस, ठीक ना, तीनों में चल सके। चलिए आगे, अगला है अवरक्त किरण, इंफ्रासोनिक वेव। तो अवरक्त तीन भाग में बांटते हैं, अवरक्त, श्रव और पराश्रव, ठीक ना। अवश्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से क्या होता है? नीचे। 20 हर्ट्ज से क्या होता है? नीचे। ये बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। इसको हम कहाँ से उत्पन्न करते हैं? बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न कर सकते हैं। अवश्रव तरंग को हमारे कान नहीं सुन सकता, अवश्रव को हमारे कान नहीं सुन सकता। ये तो हम बहुत बार पहले टॉपिक वाइज लाते थे ना, तो इसमें हम करवाए हैं। श्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000, श्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। हमारे कान 95 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन नहीं सकता, उसके बाद हमको क्या होगा? बहला उड़ा हो जाएंगे, पागल उगल हो जाएंगे, ठीक ना। बस समझे। अगला है पराश्रव तरंगे 20,000 से अधिक, पराश्रव तरंगे 20,000 से अधिक, ठीक ना। ये इसे क्या कहते हैं? मनुष्य नहीं सुन सकता है, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, ये सब चमगादड़, ये सब क्या करता है? सुन सकता है। सोच लो ना, ज़्यादा, ठीक ना। तरंग, हाँ, अब यहाँ सुनो, इसकी आवृत्ति बहुत ऊंचे होने के कारण बहुत अधिक ऊर्जा देती है। बस समझे, इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण इसकी आवृत्ति भी क्या होता है? ऊंचा। इसका यानी इसमें एनर्जी क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो इसकी आवृत्ति भी क्या होगा? बहुत अधिक होगा, ठीक ना। तो सुनो पहले, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? छोटी होती है। इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? छोटी होती है। अब बात समझिए, एक छोटा ढेला लीजिए, एक कंकर लीजिए, कौन ज़्यादा दूर जाएगा? एक पत्थर लीजिए, वो कंकर लीजिए, कंकर ज़्यादा दूर रहेगा। जो छोटी रहेगी वो अधिक दूर तक जाएगा। बात समझें। तो यानी कि ये पराश्रव तरंगे हैं, ठीक ना। और इसमें ऊर्जा क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो ये कहाँ जाएगा? बहुत दूर तक जाएगा। ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो कहाँ तक जाएगा? दूर तक। इसका दूसरा मतलब है इसकी आकृति का होगा, छोटा होगा। ये छोटा आकार इसका कैसा होगा? छोटा। आकार कैसा होगा? छोटा। छोटा आकार रहेगा तब ना बहुत दूर तक जाएगा, छोटा आकार रहेगा तब ना बहुत दूर तक जाएगा। तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? छोटी होती है। पराश्रव तरंगे क्या होती है? छोटी होती है। ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। पराश्रव तरंगे क्या होती है? छोटी होती है। ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक ना। चलिए अब इसका उपयोग हम पढ़िएगा, उपयोग इसका पढ़ना है। पराश्रव तरंगे, तो देखिए ये छोटी तरंगे है ना, बबुआ ध्यान से समझो। ये तरंगे कैसी है? छोटी। इसका तरंगदैर्घ्य क्या है? छोटी। ऊर्जा क्या है? अधिक है। तो ये बहुत दूर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? बहुत दूर तक जाएगा। तो इसलिए इसका यूज करता है संकेत भेजने में।
किस में यूज करते हैं? संकेत भेजने में। कुछ हमको सिंबल भेजना है तो उसमें हम यूज करते हैं पार्श्व तरंग, काहे कि इसका ऊर्जा अधिक है, आकार क्या है? छोटी तरंग है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, काहे कि ज़्यादा दूर तक जाएगा तो इसका पता लगाएंगे। समुद्र की गहराई का पता लगाने में हम पार्श्व तरंग का यूज करेंगे। बस समझे? एक तो दूर तक, ठीक ना, और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक ना। गठिया रोग के उपचार में यूज करते हैं, लेकिन जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम बताएं। और घड़ी उड़ी को साफ करने में भी इसका यूज करते हैं। चलिए, ड्राई क्लीनर में जो होती है सब देते हैं ना आप लोग, हैं आते हैं तुरंत, हैं तुरंत भेज देते हैं, हाँ लॉन्ड्री में देते हैं तो वहाँ यूज होता है। बात समझे हैं? मशीन के अंदर। चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग ध्वनि की चाल। अगला पढ़िए ध्वनि की चाल। ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनो, एक्टिव रहो। ध्वनि की चाल, अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। बस समझे? हर माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा, तो ध्वनि की चाल माध्यम पर तो निर्भर करबे करती है, लेकिन उसकी प्रत्यास्थता और घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? उसकी प्रत्यास्थता और घनत्व पे। तो हम बताए थे जिसकी प्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी उसमें ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा। जैसे इस्पात बताए थे, इलास्टिसिटी, इलास्टिक, हाँ घनत्व और प्रत्यास्थ दोनों पे, घनत्व और प्रत्यास्थ दोनों पे। और घनत्व भी ज़्यादा रहेगा तो जैसे हवा है, हवा का घनत्व कम है तो ज़्यादा दूर नहीं सुनाई देगा, लेकिन जैसे ठंडी में देखिएगा, बरसात में देखिएगा तो बहुत दूर तक आवाज़ जाएगा। आप समझे हैं? बहुत दूर तक आवाज़ जाएगा। तो माध्यम, तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? दो चीज़ें ध्यान से सुनो, प्रत्यास्थता और घनत्व। किस पर निर्भर करेगा? प्रत्यास्थता और घनत्व। किस पर निर्भर करेगा? प्रत्यास्थता और घनत्व। किस पर निर्भर करेगा? प्रत्यास्थता और सबसे अधिक चाल किस में होगा? ठोस में, काहे ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा, उसका चाल सबसे अधिक, इसीलिए इस्पात में चाल सबसे अधिक होता है। बात समझे? उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। बात समझे कि नहीं? लेकिन हम लोग को लगता है क्या गैस में ज़्यादा होगा। बात समझे? लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए, ध्वनि की चाल कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल 332। वायु में ध्वनि की चाल, हाँ वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। यानी हम लोग जो बोलते हैं उसकी चाल कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483। जल में ध्वनि की चाल 1483। जल में ध्वनि की चाल 1483 पर सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483। इसीलिए गंगा के किनारे जाकर बोलिएगा तो बहुत स्पीड से दूसरे कोना तक आपको आवाज़ सुनाई देगा, 1483 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। बात समझे? हवा में तो 332 में टाइटा फिस हो गया। अब लोहा में, इसीलिए ट्रेन जो है ना भागलपुर से खुलती है, हम लोग बच्चा में कान लगाते थे पटरी पर, कहते अरे लगे था अवै था पत्थर सजाओ यहाँ से वहाँ ले पत्थर सजाओ। स्टेशन के पटरी पे हाँ तो लोहे में, हाँ लोहा में ध्वनि की चाल क्या है? 51-30 मीटर। हाँ सही कहते हैं, बच्चा में कहते थे पट्टी पर जाते हैं ना बच्चा सब, तब कैसे रख देते हैं, लगा के देखते हैं। लोहे में ध्वनि की चाल 51-30 मीटर पर सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल 51-30 मीटर पर सेकेंड। तो देखो हवा में कितना हुआ? 332 मीटर पर सेकेंड। और जल में हुआ 1483। जल में हो गया 1483। और ध्वनि में, सॉरी लोहा में हो गया 51-30। लोहा में हो गया 51-30 मीटर पर सेकेंड। लोहा में हो गया 51-30 मीटर पर सेकेंड। बात समझे? लोहा में कितना हुआ? 51-30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो सुनो, पहले जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका चाल बदलेगा। जैसे लोहा से जा गया हवा में तो चाल बदलबे किया, ठीक ना। और उसका तरंग दैर्घ्य भी बदलता है। तरंग दैर्घ्य मतलब ऐसे ऐसे जो जाता है ना, समझे हम, तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा, बदलेगा। तो एक माध्यम से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान सुने, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका चाल बदलेगा। क्या बदलेगा, चाल बदलेगा। और उसका तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा। चाल मतलब देखें स्पीड ना, हवा में देखें कुछ और स्पीड, क्या कहते हैं, जल में कुछ और स्पीड देखें और लोहा में कुछ और स्पीड देखें, बात समझे। स्पीड तो बदला ही, उसके साथ तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा। तरंग दैर्घ्य दो प्रकार के होते हैं, बात समझे। एगो संपीड़न में जाता है, एगो श्रृंग और गहत में जाता है, बात समझे। तो उसका तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा, बदलेगा। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या दो गहतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो चाल भी बदलेगा और तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगा। उसको क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। हाँ, उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति। तो ये क्वेश्चन सुनो ध्यान से, पहले सुनो ध्यान से, सुनो। पूछेगा क्वेश्चन का, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो निम्न में से किसमें परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति नहीं तो वृत्ति, लक्षण, लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं। आवृत्ति, वृत्ति मतलब गुण, बात समझें, ऐसे याद रखना है। आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। यार दिमाग में बैठा लो, यार पूछता है, दिमाग में बैठा लो। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। गंगू भाई, गंगू भाई, गंगू भाई। चलिए चलिए चलिए, अब आगे जो है ना इसको कल पढ़ेंगे, इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे, इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे। हाँ, अब रहने दें। चलिए, हमारे सेनाओं ने बोला कि सर अब थोड़ा सा तुझको यहीं विराम दीजिए, हम लोग थक गए हैं 1.5-2 घंटा से रटते रटते, ठीक ना। आओ, लगभग 2 घंटा से इन लोग के पास लाइन का सुविधा नहीं है, तो हम लोग, ये लोग बच्चा सब जो है ना गर्मी में पढ़ रही है एकदम, देखिए आप लोग। जय, चलिए यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।